अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 4th लेक्चर में हो रही है। आज का हमारा ये लेक्चर पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूशन है, इसलिए मैं ये चाहूँगी कि मैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ अपने पिछले लेक्चर को। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने ये कहा कि सिंगल ओनर बिजनेस एंटिटी जो है दैट इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं, उसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस कि इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमारे पास एक सिंगल ओनर है। इट इज लीस्ट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो डिसएडवांटेज ये है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो मार्केट से लोन ले सकें फॉर द बिजनेस पर्पसेस। और हमारा जो ओनर है उसकी डेथ के साथ ही ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इज डिफिकल्ट। फिर हमने बात की पार्टनरशिप की, जिसमें हमने कहा कि 2 or more इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है दे स्टार्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। उसमें हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स, एक हमारे पास जनरल पार्टनरशिप है और दूसरी लिमिटेड पार्टनरशिप है। जनरल पार्टनरशिप में हमारे पास सारे पार्टनर्स जो हैं दे आर जनरल पार्टनर्स इन द सेंस कि उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि उनके पर्सनल एसेट यूज हो सकते हैं बिजनेस के लोन को रीपे करने के लिए। इसकी भी लाइफ लिमिटेड होती है कि जब पार्टनर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर्स जो हैं उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की, तो उसमें कुछ जनरल पार्टनर्स होते हैं, 1 or 2 कैन बी दी लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है, ये स्टेक्स जो होते हैं बिजनेस में, दे आर ओनली लिमिटेड टू कि उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की है इन दैट बिजनेस। इसके बाद अगर बिजनेस को लॉसेस होते हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होती टू पे द डेट ऑफ द बिजनेस। Mostly advantages and the disadvantages of the partnership are similar to the sole proprietorship. उसके बाद हमने बात की कारपोरेशन की। कारपोरेशन हमने कहा एज एन एस्टैब्लिश्ड लार्ज साइज कारपोरेशन, जिसके अपना एक चार्टर होता है और सर्टेन बायलॉज होते हैं। जब हम कारपोरेशन फॉर्म करते हैं तो वी हैव टू फॉलो अ लॉन्ग लीगल प्रोसीजर, लेकिन वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड तो ये कारपोरेशन जो है दैट इज अ लीगल पर्सन। कारपोरेशन जो है वो ओन कर सकती है एसेट अपने नाम पे, रजिस्टर हो सकते हैं एसेट्स, परचेज कर सकती हैं वो इक्विपमेंट, बिल्डिंग और एनी अदर एसेट इन द नेम ऑफ द कारपोरेशन विच इज अ बिजनेस एंटिटी एंड अ लीगल पर्सन। और उसके साथ साथ ये कारपोरेशन जो है हमारी कैन इजीली रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, और वो रिलेटिवली इजियर है एज कंपेयर टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड दी पार्टनरशिप। अब कारपोरेशन जो है हमारी, उसके जब हम कंट्रोल या ओनरशिप की बात करते हैं तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनर्स एंड दी मैनेजर। हमारे ओनर्स जो होते हैं दे आर दी शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो हायर करती है मैनेजर्स को। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स को हायर करते हैं अंडर सर्टेन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, उन मैनेजर्स ने एक्चुअली इस शो को रन करना होता है। अब उनके ऑब्जेक्टिव जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिव। शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, जबकि हमारे मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव कैन बी कि उनकी कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ द पे एंड अदर बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा हो, उनकी प्रमोशनल जो स्ट्रीम है, हायरार्की है, वो फास्ट हो, उनकी ग्रोथ तेजी से हो, और उसके साथ साथ उनको डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस हो। जब हम देखते हैं इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को तो देयर अराइजेस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, जिसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। हम इसको एजेंसी प्रॉब्लम क्यों कहते हैं कि हमारे जो मैनेजर्स हैं दे आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल्स। अब जब इनके ऑब्जेक्टिव फर्क है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज द एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा वन गुड वे इज कि हम मैनेजर्स के कॉम्पनसेशन पैकेजेस जो हैं वो इस तरह से बनाए कि जब उनको कोई बोनस देना है ऑन परफॉर्मेंस बेसिस तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स। इसलिए जब उनको शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ द बोनस मिलना है तो उनका फोकस भी होगा टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। दूसरा एक तरीका वो भी है कि उनको रियलाइज कराया जाए कि अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, जिससे शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ती मार्केट प्लेस में, तो क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा या दूसरी कोई कंपनी जो है इस बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी, जिसको हम कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। अगर वो ये रियलाइज कर लें तो देन डेफिनेटली उनकी भी अल्टीमेट जो ख्वाहिश होगी वो यही होगी कि शेयर की वैल्यू जो है मार्केट में स्टेबल रहे या बढ़ती रहे। तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। अब इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे इस फाइनल फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं कॉर्पोरेशन। अब इस कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव में हम ये देखना चाहेंगे कि ये कॉर्पोरेशन जब मार्केट में जाके फंड रेज कर सकती है यानी कि लोन ले सकती है तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स। हम बात करेंगे कि क्या क्या मुख्तलिफ इकसाम की मार्केट्स मौजूद हैं जहां पे हमारी फर्म जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। उसके बाद हम इसी कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट जो है बेसिकली दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस कॉर्पोरेशन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक वक्त में अगर हम ये कहें कि बिजनेस इस वक्त कैसी है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो उसका जो स्नैपशॉट है वो हमारे पास बैलेंस शीट की शक्ल में आ जाता है। तो हम बैलेंस शीट की बात करेंगे और उस सिलसिले में हम चाहेंगे कि हम केयरफुल हों कि हमारे बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके बिहाइंड लॉजिक क्या है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इसी सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे लिक्विडिटी की, हम बात करना चाहेंगे मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू की, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है तो उसमें हमारे पास डेट और इक्विटी का कंपोनेंट क्या है, जो कि आपको याद होगा कि पहले या दूसरे ही लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है वन ऑफ द मेजर डिसीजन एरिया इज कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो, फर्म का इक्विटी कितनी हो और डेट कितनी हो। तो हम इसको भी देखेंगे जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। और उसके बाद अगर हमने देखता हो कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कैसी रही है, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो समराइज नॉर्मली की जाती है विद द हेल्प ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हम देखेंगे फर्म्स की रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज की मुख्तलिफ कैटेगरीज, और उसमें साथ साथ हमारे जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP को डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, और इसी सिलसिले में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और कैश में भी सेग्रीगेशन करेंगे और कैश फ्लोज हमारे जो हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से क्यों फर्क होते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे टाइम एंड कॉस्ट के बारे में। तो हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं और यहाँ पे हम अपने इसी कॉर्पोरेशन को एज ए फर्म ले रहे हैं और इस फर्म को हम देख रहे हैं कि जब ये फर्म एसेट्स परचेज भी कर सकती है एज ए लीगल पर्सन और ये फर्म फाइनेंशियल मार्केट्स में जाके फंड भी रेज कर सकती है, तो किस किस्म की फाइनेंशियल मार्केट्स में फर्म पार्टिसिपेट करती है। तो हमारे पास दो तरह की मार्केट्स हैं जिसमें हमारी ये फर्म जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। उसमें एक है हमारे पास प्राइमरी मार्केट और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फर्म जो है डायरेक्टली अपने शेयर्स जो कि ओनरशिप की रिप्रेजेंटेशन है और साथ साथ अपने बॉन्ड जो कि लोन का इंस्ट्रूमेंट है कि अगर फर्म ने लॉन्ग टर्म लोन लेना हो तो वो बॉन्ड इशू करती है। तो ये दोनों जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं।
تو جب ہم فرم کے سلسلے میں فائنینشیل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں تو پرائمری مارکیٹ میں ہماری فرم اپنی فائنینشیل سیکیورٹیز بانڈس اینڈ شیئرز فرسٹ ٹائم بیچتی ہے کہ فرم جو ہے وہ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتی ہے ان دی پرائمری مارکیٹ. دوسری طرف ہماری آ جاتی ہے سیکنڈری مارکیٹ. سیکنڈری مارکیٹ از اے کائنڈ آف یوزڈ آئٹم مارکیٹ. اب اس میں جو فرم نے آلریڈی سیکیورٹیز ایشو کی ہوئی ہیں وہ ایک انویسٹر دوسرے انویسٹر کو بیچتا ہے. فارملی اگر ہم نے ان کو ڈیفائن کرنا ہو تو وی ہیو دس ڈیفینیشن آن دس سلائڈ ہیئر کہ ہماری پرائمری مارکیٹ از اے مارکیٹ ویئر a corporation issues its financial securities for the very first time. تو جب ہماری فرم ایشو کرتی ہے فائنینشیل سیکیورٹیز ٹو دی انویسٹرز فار دی فرسٹ ٹائم تو کیش فلوز جو ہیں وہ انویسٹر سے ڈائریکٹلی فرم کے پاس آتے ہیں. ویئراز جب ہم سیکنڈری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آلریڈی جو ایشوڈ سیکیورٹیز ہیں فرم کی وہ ایک انویسٹر دوسرے انویسٹر کو بیچ رہا ہوتا ہے. So our secondary markets, they involve the sale of the used securities from one investor to another investor. اب یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیکنڈری مارکیٹ تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اس سیکنڈری مارکیٹ کی کیا فارمز ہیں. اسٹاک ایکسچینج از اے گڈ ایگزامپل آف سیکنڈری مارکیٹ کہ جہاں پہ اگر میرے پاس فرم اے کے شیئرز ہیں اور میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں تو میں ڈائریکٹلی فرم اے کے پاس نہیں جاؤں گی واپس کرنے کے لیے. رادر I will go to the stock market اور میں فرم اے کے شیئرز آفر کروں گی فار سیل تھرو مائی بروکر. ایک اور انویسٹر جو ہے وہ فرم اے کے شیئر خرید لے گا. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے جو کہ آلریڈی ایشوڈ سیکیورٹیز کی ہے اٹ ول ٹیک پلیس ان دی سیکنڈری مارکیٹ. تو سیکنڈری مارکیٹ میں جو کیش فلوز ہیں وہ ایک انویسٹر سے دوسرے انویسٹر کی طرف جاتے ہیں. فرم کے پاس ڈائریکٹلی کیش فلوز نہیں آتے. آلریڈی جو فرم نے ایشو کی ہوئی ہے سیکیورٹیز وہ ہینڈز چینج کرتی ہیں. اونرشپ جو ہے وہ انڈیویجول اے سے ٹرانسفر ہو کے انڈیویجول بی کی طرف چلی جاتی ہے. تو اگر ہم اسی کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو لیٹس ریفر ٹو دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر کہ ہمارے پاس جو فرم ہے ہاؤ ڈز اٹ پارٹیسپیٹ ان دی فائنینشیل مارکیٹ. ایک طرف اس پرٹیکولر سلائڈ پہ ہمارے پاس فرم ہے ایز ون اینٹی اور دوسری طرف فائنینشیل مارکیٹس ہیں. فائنینشیل مارکیٹ میں جو مختلف قسم کی سیکیورٹیز ہیں پاسبل سیکیورٹیز وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. سیکیورٹیز ہو سکتی ہیں شارٹ ٹرم لون لانگ ٹرم لون اینڈ دی ایکوٹی شیئرز. اب جب فرم سیکیورٹیز ایشو کرتی ہے ان دی پرائمری مارکیٹ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ فرم جو ہے اگر آپ نے ایک نئی فرم شروع کرنی ہے وٹ آر دی سورسز آف فنڈس. ایک ہے ہمارے پاس ایکوٹی کا سورس اور دوسرا ہے لون کا. اور لون کی آگے فردر کلاسیفیکیشن ہے شارٹ ٹرم لون اینڈ دی لانگ ٹرم لون شارٹ ٹرم ڈیٹ اینڈ دی لانگ ٹرم ڈیٹ. تو سب سے پہلے جو ہے فرم ان سیکیورٹیز کو ایشو کرے گی ایز از ریفلیکٹڈ ویئر وی ہیو فائنینشیل مارکیٹس ایروز گوئنگ ٹو دی فرم. فرم ایشوز دی سیکیورٹیز وچ از ٹرانزیکشن اے. اب جب فرم کے پاس سیکیورٹیز ایشو کرنے کے بعد کیا آئے پرائمری مارکیٹ میں یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو کیا آیا فرم کے پاس کیش فلوز. ان کیش فلوز کو یوز کرے گی فرم ٹو پرچیز دی کرنٹ ایسٹس اینڈ دی فکسڈ ایسٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. وہ کرنٹ ایسٹس اینڈ فکسڈ ایسٹ جو ہے فرم یوز کرے گی ان آپریشن اور اس سے کیا ہے پروڈکٹ یا سروس فائنلی تیار ہو کے ریڈی فار سیل ہوگی. اور جب فرم جو ہے اس کو سیل آؤٹ کرتی ہے تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا. بی میں ہم نے کہا کہ فرم انویسٹ دیز کیش فلوز ان ایسٹس اور وہاں سے سیل آف دی پروڈکٹ اور سروس سی میں کیش فلو جنریٹ کرے گی فرم. اب یہ جو کیش فلو ہے یہ ہم جو ہے ڈیوائڈ کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے سیکیورٹیز ایشو کی تھی ان کے اوپر جو کاسٹ ہے ان کی آپ کے جو ایکوٹی یا شیئر ہولڈرز ہیں ان کو پیمنٹ ہوگی ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ. جو آپ کے کریڈیٹرز ہیں ان کو پیمنٹ ہوگی ان دا فارم آف دی انٹرسٹ. تو آپ کے پاس ڈیویڈنڈ اینڈ دی ڈیٹ پیمنٹ ول گو بیک ٹو دی فائنینشیل مارکیٹس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ارننگس ہیں
उसके ऊपर टैक्स करेगी गवर्नमेंट. तो जो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे हो रही हैं, सो वी हैव दिस ट्रांजैक्शन डी, टैक्स इज गोइंग टू दी गवर्नमेंट. और टैक्स पे करने के बाद वी विल हैव द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एज वेल एज द ओनर्स, डिविडेंड एंड द डेट पेमेंट. लेकिन सारी की सारी अर्निंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हम टू दी शेयर होल्डर्स, रादर उसका कुछ पोर्शन जो है बिजनेस रिटेन करती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ. तो इसलिए फाइनल ट्रांजैक्शन एफ जो है वो रिटेन अर्निंग जो है कैश फ्लो की शक्ल में दोबारा फ्लो कर रही है बैक टू दी फर्म, कि वो री इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी फर्म के पास एक और सोर्स हो गया. तो हमारी जो एक रनिंग बिजनेस है उसके लिए क्या सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं? एक तो है इशू करे सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज बॉन्ड नॉर्मली, या शेयर इशू कर दे उससे फंड्स मिलते हैं, या एक रनिंग बिजनेस के लिए एक थर्ड सोर्स ऑफ फंड भी अवेलेबल है जो कि है रिटेन अर्निंग का, कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो फर्म रिटेन कर ले फॉर फ्यूचर ग्रोथ. ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करना चाहें, फॉर अ ग्रोइंग फर्म, फॉर एन एग्जिस्टिंग फर्म, हमारे पास जो कैश फ्लो फर्म जनरेट करेगी इट शुड एक्सीड द कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट. कि जो हमने फाइनेंशियल मार्केट से कैश फ्लोज लिए थे बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, वो कैश फ्लोज जो हैं वो थोड़े होने चाहिए, और बिजनेस एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद जो फर्म जनरेट करे वो कैश फ्लोज जो हैं वो ज्यादा होंगे. तो दिस बिजनेस विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. अब इसी सिलसिले में जब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो हम इसको फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड. अब हमारे पास दो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है फर्म और दूसरे हैं इन्वेस्टर्स. फर्म जो है वो फंड रेज कर रही है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं. प्राइमरी मार्केट में क्या होगा कि डायरेक्टली फर्म जो है स्टॉक्स एंड बॉन्ड सेल करेगी टू दी इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर जो है डायरेक्टली मनी पे करेंगे फॉर द परचेज ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू दी फर्म. तो ये ट्रांजैक्शन जो है, जो पहले पोर्शन ऑफ दिस स्लाइड इज रिफ्लेक्टिंग द प्राइमरी मार्केट, जबकि जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसमें फर्म का रोल नहीं है. इट इज ओनली लिमिटेड टू द बॉक्स ऑफ द इन्वेस्टर्स. अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टर्स में फॉर एग्जाम्पल हमने दो इन्वेस्टर लिए हैं, अली एंड मारिया. अब प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज इश्यू हुई, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम बात कर रहे हैं कि अली के पास वो सिक्योरिटीज थी, अली वांट्स टू सेल इट ऑफ, तो वो वापस नहीं करेगा टू द कंपनी, रादर थ्रू दिस सेकेंडरी मार्केट अली जो है वो मारिया को सिक्योरिटी सेल कर रहा है. मारिया इज विलिंग टू परचेज द सिक्योरिटीज and therefore after purchasing the securities Maria will pay money to the Ali. तो ये transaction which is taking place between two investors, Ali as a one investor, Maria as another investor, second investor, is taking place in the secondary market. फर्म जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही. तो जब हमारे पास फ्लो ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज आर लिमिटेड टू द इन्वेस्टर्स ओनली, so we say कि that is an example of the secondary market. जब हम secondary market की बात करते हैं तो there are further classification of our secondary markets. Secondary market जैसे पहले कहा is just like the market for the used securities. Used securities in the sense कि firm has firstly issued the securities directly एक investor को firm ने दे दी. अब वो इन्वेस्टर्स को मजीद आगे बेचना चाहता है, तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, डीलर्स मार्केट एंड द ऑक्शन मार्केट. एंड व्हाट बेसिकली इज अ डीलर मार्केट? डीलर मार्केट में जस्ट लाइक अ यूज्ड कार डीलर क्या होता है, इफ यू वांट टू सेल ऑफ अ कार तो वो डीलर आपसे कार परचेज कर लेगा और उसके बाद एट अ सर्टेन प्रॉफिट उसको सेल ऑफ कर देगा टू अनदर पार्टी. तो सिमिलरली जब हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो डीलर्स मार्केट में क्या है कि डीलर्स जो है, ब्रोकर जो है, वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं और फिर उसको सेल करते हैं टू अनदर पार्टी. और नॉर्मली ये ट्रांजैक्शंस जो हैं दे टेक प्लेस इन ओवर द काउंटर मार्केट.
ओवर द काउंटर मार्केट जो है इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डीलर्स मार्केट, जिसमें ब्रोकर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं एंड देन खरीदने के बाद किसी और को बेच देते हैं। वेयरएज ऑक्शन मार्केट क्या है कि ऑक्शन मार्केट में हमारे पास जो सिक्योरिटीज है उसकी बिड होती है, दे आर ऑफर्ड फॉर सेल और एट ए सर्टेन प्राइस लेवल कोई भी उसको जब परचेज करना चाहता है तो वो उसको परचेज कर लेगा। ऑक्शन मार्केट की गुड एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आप पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू द ब्रोकर। ब्रोकर का रोल क्या है? ब्रोकर सिक्योरिटीज खुद परचेज नहीं करता, रादर फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। एक ब्रोकर सेलर को रिप्रेजेंट करेगा, एक बायर को रिप्रेजेंट करेगा। ओनरशिप जो है दैट डज नॉट गो टू द ब्रोकर, रादर उनका रोल है कि ट्रांजैक्शन जो है बिटवीन द टू इन्वेस्टर्स कंप्लीट हो जाए। दे फैसिलिटेट। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, ब्रोकर्स यही रोल परफॉर्म कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है अगर वो सिक्योरिटीज बाय करता है तो वो थ्रू ब्रोकर जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर और वट एवर इज अवेलेबल उसमें से परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगेन यू गो थ्रू द ब्रोकर एंड ब्रोकर फैसिलिटेट दैट सेल ऑफ द सिक्योरिटी। तो ये है हमारी दो मार्केट्स इन द सेकेंडरी मार्केट, वन इज द डीलर्स मार्केट एंड अदर इज द ऑक्शन मार्केट। डीलर्स मार्केट में हमारे पास है ओवर द काउंटर मार्केट और ऑक्शन मार्केट में हमारे पास गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं कि जब एक फर्म को हमने एनालाइज करना है तो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो कहां से शुरू होता है या किस चीज पे बेस करते हैं हम उसको। नॉर्मली हम जब एक फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे इस वक्त उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, तो हम बैलेंस शीट से मदद लेते हैं। बेसिकली हमारी बैलेंस शीट क्या है कि बैलेंस शीट जो है इज एन अकाउंटेंट स्नैपशॉट ऑफ द फर्म्स अकाउंटिंग वैल्यू एज ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, कि फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसकी समरी जो है विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यानी हम कहते हैं ईयर एंड दिसंबर 31 पे फर्म की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, दैट इज रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट क्या करती है? बैलेंस शीट आपको बताती है कि एक फर्म जो है वो क्या ओन करती है और क्या ओ करती है। फर्म क्या ओन करती है? देयर आर टू कैटेगरीज, वन करंट एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कि एक साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ इज सिंपल। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी लाइफ इज लॉन्गर। उसमें हमारे पास टैंजिबल फिक्स्ड एसेट हैं, हमारे पास इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट हैं, तो इनके बारे में हम आगे जाके मजीद बात करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करती है कि व्हाट फर्म ओन्स, जिसको हम कहते हैं एसेट्स। देन कि उन फर्म्स को ओन करने के लिए फर्म ने फंड्स कहां से लिए, हम इसको कहते हैं व्हाट फर्म ओज। अब फर्म हमारे एक लीगल पर्सन है जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल, इसलिए उसकी ओनरशिप इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑल दोज एसेट्स, और उसकी जो लायबिलिटीज हैं या कंट्रीब्यूशन के सोर्सेज हैं, कहां से फंड आए हैं, उसमें हमारे पास है ओनर्स इक्विटी एंड द डेट और द क्रेडिटर्स। तो इन सिंपल वर्ड्स हमारी बैलेंस शीट इज एन अकाउंटिंग एंटिटी विच वी कैन राइट जस्ट एज कि एसेट्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। जब बात करते हैं कि बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंसेस। व्हाई इज दैट सो? कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एंड करंट टोटल एसेट्स, उनमें से जो हमें फंड्स प्रोवाइड किए हैं क्रेडिटर्स हैं, अगर हम उनको माइनस कर दें तो वी कम अप विद द ओनर्स इक्विटी। हमारी ओनर्स इक्विटी जो है हमेशा एक बैलेंसिंग फैक्टर होती है, इसलिए हमारी बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंसेस, क्योंकि रेजिजुअल जो है दैट गोज टू द ओनर्स। जब हमने बैलेंस शीट को एनालाइज करना है तो उस सिलसिले में
If we look at this particular slide, तो इस स्लाइड पे we have two components. One is the total value of the assets for the firm and then total firm value to the investors. Total assets में as I already said कि हमारे पास दो component है. Current assets, ये वो assets हैं जिनकी life जो है that is for less than 12 months or 1 year. दूसरी तरफ हमारे पास फिक्स्ड एसेट आते हैं जिनकी सर्विसेज जो हैं दे आर यूज्ड बाय द फर्म फॉर मोर देन 1 ईयर. लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. एक है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो कि हमारी बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, दे आर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिनका बेनिफिट फर्म पे एक्रू होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा हमारे पास है इनटेंजिबल एसेट्स. इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स, ये सारे जो हैं इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फर्म अर्न करती है. दूसरी तरफ आता है द वैल्यू ऑफ द फर्म टू द इन्वेस्टर्स. जब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के तो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. एक है हमारे पास क्रेडिटर्स और दूसरे हैं हमारे पास द इक्विटी होल्डर्स. क्रेडिटर्स जो है दो तरह के हैं, करंट लायबिलिटीज एंड द लॉन्ग टर्म डेट. करंट लायबिलिटीज में हमारे शॉर्ट टर्म डेट आते हैं जो कि मैच्योर होते हैं विद इन 1 ईयर. लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन लिया हुआ है फर्म ने. ओनर्स इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन बट द रेजिजुअल क्लेमेंट. तो ये है हमारे पास ओवरऑल स्नैपशॉट ऑफ द बैलेंस शीट. जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो हमें 2-3 चीजों को खास तौर पे देखना होता है. एक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल. Net working capital basically is the difference between current assets and the current liability. एक साल के दौरान फर्म के पास जो एसेट्स कंज्यूम हो जाने हैं दे आर नोन एज द करंट एसेट्स और उसमें हम लेते हैं कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज. दूसरी तरफ आती हैं हमारे पास करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में हम क्या लेते हैं, अकाउंट्स पेएबल कि जो हमने क्रेडिट पे सेल की हुई है और जो हमने क्रेडिट पे परचेजेस की हुई है. जो क्रेडिट पे सेल की है वो अकाउंट रिसीवेबल है, वो करंट एसेट्स है. जो क्रेडिट पे हमने परचेजेस की हुई है वो अकाउंट्स पेएबल है और वो हमारी करंट लायबिलिटी है. इसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं, कोई वेजेस पेएबल है. सो दे आर ऑल करंट लायबिलिटीज विच आर ड्यू for a firm within one accounting cycle which normally is of 1 year. इसको मजीद देखने के लिए we would like to look at the net working capital. So इस slide पे we are saying net working capital is equal to current assets minus the current liabilities. So if our net working capital is positive, what does it reflect? It says कि हमारे current assets are more than current liabilities. कि firm is more liquid. नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म. और अगर हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल इज नेगेटिव तो इट मीन्स कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज आर मोर देन द करंट एसेट्स. इसलिए फंड नीड्स टू अरेंज फॉर सर्टेन शॉर्ट टर्म फंड इन ऑर्डर टू फिल अप द गैप. एंड फाइनली अगर हमारे पास करंट एसेट्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू करंट लायबिलिटीज सो फर्म इज ब्रेक at the break even as far as the liquidity is concerned. For the healthy firm, normally what happens is कि हमारा net working capital जो है it keeps on growing as the firm grows. अगर बैलेंस शीट के परस्पेक्टिव में हमने net working capital को देखना हो तो we can show it with the help of this particular slide here कि net working capital investment decision. इसमें हमारे पास बैलेंस शीट है. We have the current assets on the one side and followed by the fixed assets. Within fixed assets, we have two categories. One is the tangible fixed asset, plant, machinery, equipment. Intangible is fixed asset and they reflect what? They reflect the copyright, patents, trademark. On the other side, we have the current liabilities which reflect the short-term loan. We have the long-term debt and we have the shareholders' equity. Net working capital basically reflects how much short-term cash flow does a company need to pay its bill. The bottom line is the break-even. कि कितने short-term funds चाहिए to meet the short-term liability is the point where our net working capital is equal to 0. If
we have net working capital in the form of a negative number, it reflects low liquidity or alarming liquidity for the firm. What it means here is कि अगर हमारे short term creditors जो हैं, they ask for their money back, the firm doesn't have sufficient funds available to meet their obligation, to pay them back. So normally for the healthy firms, if the net working capital is positive, that reflects a higher liquidity for the firm. अब इसी सिलसिले में जब हम बैलेंस शीट ही को डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स लुक एट हाउ कैन वी बिल्ड अ बैलेंस शीट. सो बिल्डिंग द बैलेंस शीट, इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से, उस एग्जांपल की मदद से वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ वेरी सिंपल बैलेंस शीट. सो फॉर दैट मैटर वी हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. और इस स्लाइड में वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ ए फर्म. The firm has current assets of $100, net fixed assets of $500, short-term debt of $70 and the long-term debt of $200. अब जैसे कि हमने कहा कि हमारी जो बैलेंस शीट है that is an accounting entity, जिसमें हमारे पास assets are equal to liabilities plus owner's equity. और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमारी owner's equity जो है that is a residual claim. Assets minus the liabilities is equal to owner's equity. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि हमारे टोटल एसेट्स आर करंट एसेट्स प्लस द नेट फिक्स्ड एसेट्स. सो वी हैव 100 करंट एसेट्स, 500 फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स आर 600. द टोटल लायबिलिटीज consist of the short term and the long term liabilities. Short term liabilities 70, long term debt of 200, total is 270. So we need to figure out the shareholders equity, and we said since it is the balancing factor, so total assets minus the total liability is the shareholders equity. So 600 minus 270 is equal to $330 for the owner's equity. Now if we have to construct the balance sheet from this given information, the balance sheet is going to look something like this. Assets पे we will write down the current assets $100, net fixed assets 500 and the total assets are 600. On the other side we have the liabilities and the owner's equity. Current liabilities 70, long term debt 200 and shareholders equity as we have calculated 330. Total liabilities and the shareholders equity is 600. So both the figures are matching. So the balance sheet is in balance. Now to further discuss the balance sheet, let's take an example of a balance sheet for hypothetical company. और उस कंपनी को हम कह रहे हैं XYZ Corporation. अब इस XYZ Corporation की जो हमारे पास बैलेंस शीट है, we have taken it for the 2 time period. Year 2000 X1 and year 2000 X2. Year 2000 X1 में we have listed down the current assets followed by the fixed assets, and then on the other side we have the liabilities starting with the short term liability, long term debt and the owner's equity. Overall total assets for the year 2000 X1 1742. Total liabilities and the owner's equity, they are also 1742. But then for the next year our total assets have increased to 1879, and of course our total liabilities and the owner's equity, they are also risen to the level of 1879. इन दोनों का जो difference है between the balance in the year 2000 X1 and the balance year 2000 X2 is reflecting the growth of the company. और इसको जब हम जाके आगे इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे कि जो फर्म ने अर्निंग की है वो ईदर स्टॉक होल्डर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, और उसका कुछ पोर्शन जो है फर्म रिटेन कर लेती है. तो वो रिटेन अर्निंग जब हम ओनर्स इक्विटी में एड अप करते हैं तो हमारा टोटल ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैज इंक्रीज, और उस मजीद इनकम की वजह से ऑफ कोर्स हमारे टोटल लेवल ऑफ एसेट्स भी बढ़ गया. अब इस बैलेंस शीट को अगर हम केयरफुली देखें तो इसमें सर्टन
प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए गए हैं whenever we are preparing a balance sheet. सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारे एसेट्स जो हैं they are always recorded on the basis of their liquidity. हम सबसे पहले लीस्ट लिक्विड एसेट लिखते हैं और उसके बाद जो है लीस्ट इलिक्विड एसेट पे फाइनली जाते हैं. जो हमारा मैक्सिमम लिक्विड एसेट है दैट इज द कैश. तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं कैश एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद वी आर गोइंग टू द अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज. तो करंट एसेट्स में जो सबसे कम लिक्विड एसेट है वो इन्वेंट्री है कि उसको अगर हमने जाके कन्वर्ट करना हो कैश में, बेचना हो मार्केट प्लेस में, तो हमें ज्यादा टाइम लगता है. और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट में हम देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की एंड वी कम अप विद द नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड फाइनली हम इंटेंजिबल एसेट्स को सबसे एंड पे लिखते हैं. दूसरी तरफ जब हम लायबिलिटी साइड पे आते हैं तो हम शॉर्ट टर्म लोन सबसे पहले लिखते हैं जिसमें हम कह रहे हैं करंट लायबिलिटीज. तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस. फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसमें हमारे पास है डेफर्ड टैक्सेस एंड दी लॉन्ग टर्म डेट. स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में प्रेफर्ड स्टॉक हमेशा हम पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लिखते हैं कॉमन स्टॉक, और उसके अंदर हम एड अप करते हैं एक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग. अब हमारा जो एक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग का कॉलम है, अगर हम देखें द डिफरेंस बिटवीन 390 एंड 347 इज एग्जैक्टली इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इज सपोर्टिंग हमारा ये जो टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में चेंज आई है. तो ये हमारी स्नैपशॉट ऑफ अ फर्म ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब हमने इसी बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं तो हमें नॉर्मली 3 चीजों को मद्देनजर रखना होता है. सबसे पहले है अकाउंटिंग लिक्विडिटी, और इनको आगे जाके हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पहला इशू है हमारा अकाउंटिंग लिक्विडिटी का. उसके बाद दूसरा इशू है हमारे पास डेट वर्सेस इक्विटी, और तीसरा है हमारे पास वैल्यू ऑफ द एसेट्स विच इज द मार्केट वैल्यूज वर्सेस द बुक वैल्यू. तो हम शुरू करते हैं पहले इशू से जो है हमारा अकाउंटिंग लिक्विडिटी का. आपको याद होगा कि जब हमने इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस फाइनेंस की बात की थी तो हमने ये कहा था कि वन ऑफ द क्वेश्चन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर ने आंसर करना होता है वो ये है कि हाउ वेल मैनेजर मैनेजेस द शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ द फर्म. अब उस शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ साथ हम ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को भी जब मैनेजमेंट में ले आते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग लिक्विडिटी. और जब लिक्विडिटी को इन डेप्थ हम एनालाइज करना चाहते हैं तो देयर आर 2 एलिमेंट्स. वन इज कि टाइम पीरियड जिसमें हमारे एसेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में. जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना ही वो एसेट ज्यादा लिक्विड होगा. जितना टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा एसेट लेस लिक्विड होगा. लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी लिक्विडिटी के एनालिसिस में शामिल हो जाती है, वो ये है कि किस वैल्यू पे वो एसेट सेल होगा मार्केट प्लेस में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक एसेट खरीदा था $100 का, लेकिन जब मार्केट में हम बेचने जा रहे हैं तो वो $80 का बिका, तो उसकी वैल्यू में भी फर्क आ गया, कमी आ गई. तो लिक्विडिटी जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स. एक है हमारा टाइम पीरियड जिसमें वो एसेट कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, और दूसरा ये है कि उसकी वैल्यू में कितना इजाफा या कमी होगी. तो जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की तो इट रेफर्स टू द ईज एंड क्विकनेस विद विच एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू कैश. करंट एसेट्स आर द मोस्ट लिक्विड एसेट्स. जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स में प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी, बट उसके साथ साथ हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज द फिक्स्ड एसेट्स. अगर हमारी फर्म जो है वो ज्यादा लिक्विड हो तो फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो है वो बहुत कंफर्टेबली फुलफिल कर सकती है. लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे फिक्स शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ क्वेश्चन फॉर द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, लेकिन इसके साथ साथ उसकी कुछ हिडन कॉस्ट भी होती हैं. कि अगर हम अपने
करंट एसेट्स को ज्यादा रखना चाहेंगे तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर हमने वही फंड्स कहीं और इन्वेस्ट किए होते तो उनके ऊपर जो रिटर्न हम अर्न करते तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। तो इसलिए हम कहते जरूर हैं कि हमारे पास फर्म जो है उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लिक्विडिटी जो है दैट हैज द हिडन कॉस्ट, एंड द हिडन कॉस्ट इज कि हम जो रिटर्न मिस आउट करते हैं, जो हम फॉरगो करते हैं इन ऑर्डर टू हैव मोर लिक्विडिटी। अब इस सिलसिले में अगर हम इसी XYZ कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट को देखें दोबारा, सो द बैलेंस शीट इज इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें हमारे पास अगर उसका करंट या शॉर्ट टर्म साइड ऑफ द बैलेंस शीट देखें तो वी हैव टोटल करंट एसेट 761 फॉर द ईयर 2000 X2 एंड 707 फॉर द ईयर 2000 X1। दूसरी तरफ ईयर 2000 X2 में हमारे पास करंट लायबिलिटीज आर 486 और 2000 X1 में करंट लायबिलिटीज आर 455। नेट वर्किंग कैपिटल जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। अ पॉजिटिव नंबर गिव्स अस द फर्म हैज अकाउंटिंग लिक्विडिटी, नेगेटिव नंबर टेल्स अस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द लिक्विडिटी। तो अगर हम कैलकुलेट करें नेट वर्किंग कैपिटल फॉर दिस पर्टिकुलर फर्म तो ईयर 2000 X2 में हमारे पास एसेट्स कितने हैं? वी हैव द करंट एसेट्स ऑफ 761 मिलियन, करंट लायबिलिटीज आर 486 मिलियन। सो 761 मिलियन माइनस 486 मिलियन, 275 मिलियन इज द नेट वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर 2000 X2। प्रीवियस ईयर में जो कि 2000 X1 था उसमें हमारे पास करंट एसेट्स आर 707, current liabilities are 455. So net working capital is 707 minus 455 is equal to 252 million. So year 2000 X1 में हमारे पास net working capital था 252, 2000 X2 में था 275. तो हमारा जो net working capital था during the period 2000 X1 to 2000 X2 23 million से बढ़ गया, और वो 23 मिलियन का इजाफा जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। अब दूसरा जो बेसिक हमारा कंसिडरेशन है जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हैं दैट इज ऑफ डेट वर्सेस द इक्विडिटी। डेट जो है हमारा दैट रिफ्लेक्ट्स द क्रेडिटर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, और इक्विटी जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स इन द फर्म। इन सिंपल वर्ड्स जो कि हमने पहले भी कहा कि डेट वर्सेस इक्विटी रिफ्लेक्ट्स कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म जो है वो क्या है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फर्म का वो इस तरह से होना चाहिए कि फर्म के पास दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, एक है हमारे पास डेट का, दूसरा है ओनर्स का। डेट के सर्टेन एडवांटेजेस हैं, हमारे इक्विटी के सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जब फर्म जो है वो डेट लेती है और ज्यादा लेती है तो वी से कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रेडिटर्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ द फर्म। अब इस फाइनेंशियल लेवरेज के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है कि जो हमारा डेट है नॉर्मली उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो डिडक्ट हो जाता है एज एन एक्सपेंस, जिसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब हम ओनर्स इक्विटी को डिविडेंड देते हैं वो टैक्स पे करने के बाद देते हैं, इसलिए डिविडेंड की वजह से हमें नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि वो नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको इस तरह फॉर्मुलेट करते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस आ जाए बिटवीन दी डेट एंड दी इक्विटी। अब जो हमारे शेयर होल्डर्स की इक्विटी है हमेशा दैट इज द रेजिजुअल क्लेमेंट। जैसे कि पहले भी हमने कहा कि शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज। अब यूज ऑफ द डेट इन द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल लेवरेज।
जितना हम डेट ज्यादा यूज करेंगे टू फाइनेंस द एसेट्स ऑफ द फर्म, दैट विल रिफ्लेक्ट द हायर लेवल ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज. अब डेट जो है हमारा, दैट इज वर्किंग एज अ लिवर इन द सेंस दैट कि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसकी वजह से मैग्नीफाई हो जाते हैं. एक तरफ तो डेट की वजह से हमारे पास एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं, बट दूसरी तरफ अगर हमारे पास लॉसेस होंगे तो लॉसेस ऑफ द फर्म्स भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट वी हैव टू मेक, चाहे हमारी अर्निंग ज्यादा है या कि हमारी अर्निंग जो है वो कम है. फिर बैलेंस शीट के एनालिसिस में ही हमारे पास जो थर्ड एरिया है जिसको हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए व्हेन वी आर एनालाइजिंग द बैलेंस शीट, दैट इज मार्केट वैल्यू वर्सेस द बुक वैल्यू. और इसी को हम वैल्यू वर्सेस कॉस्ट की सेंस में भी बात करते हैं. हमारी वैल्यू क्या है कि जो एसेट्स की वैल्यू रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट जो है, दैट इज द बुक वैल्यू. और वो ये होता है कि जो हम एसेट परचेज करते हैं उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे यानी परचेज प्राइस पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्सेप्ट है मार्केट वैल्यू का. अब मार्केट वैल्यू क्या होती है कि अगर हम उन एसेट्स को इस वक्त मार्केट में बेचना चाहें तो हमें जो अमाउंट मिलेगी दैट विल बी नोन एज द मार्केट वैल्यू. जब करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं होता. व्हाई नॉट? क्योंकि हमारे करंट एसेट्स की जो लाइफ है दैट इज वेरी शॉर्ट. थोड़े टाइम पीरियड में यानी विद इन 12 मंथ्स जो है वो खत्म हो जाते हैं. लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत फर्क होता है. अकाउंटिंग वैल्यू और द बुक वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम तीनों टर्म्स यूज करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को रिपोर्ट करने के लिए ऑन द बैलेंस शीट. देखिए, उन्हीं फिक्स्ड एसेट्स को नॉर्मली अगर हम मार्केट में बेचना चाहें तो कॉस्ट से कहीं हायर प्राइस पे बेच सकते हैं. तो इसलिए जब हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स को तो ट्रू सेंस में जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको फोकस करना चाहिए ऑन द मार्केट वैल्यूज. दूसरी तरफ जब लोन की बात करते हैं तो लोन नॉर्मली जो है उसकी बुक एंड मार्केट वैल्यू इज सिमिलर, लेकिन इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है दैट डिफर्स फ्रॉम द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एज एंड व्हेन एसेट्स आर इशूड हमने लिखे होते हैं. जो इक्विटी हमने बेची, जो शेयर्स हमने बेचे, जिस प्राइस पे बेचे, दे आर रिपोर्टेड एट दैट प्राइस इन द बैलेंस शीट. लेकिन जब मार्केट में हम शेयर की प्राइस देखते हैं तो दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. तो ओनर्स इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है. और हमारा जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है, व्हाइल मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन, उसको जो है वो बुक वैल्यू पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, रादर ही शुड बी फोकसिंग मोर ऑन द मार्केट वैल्यूज. अब इसी कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉर्पोरेशन नोन एज द के कॉर्पोरेशन. तो उसका डेटा सेट जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. के कॉर्पोरेशन हैज फिक्स्ड एसेट्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 700, यानी बुक्स के ऊपर जो उसकी वैल्यू इस वक्त है दैट इज 700. लेकिन अगर मार्केट प्लेस में वो इन्हीं एसेट्स को बेचना चाहते हैं तो दैट वैल्यू इज 1000, के मार्केट में वो एसेट्स जो है 1000 में बिकेंगे. सो एन अप्रेज्ड मार्केट वैल्यू ऑफ 1000. नेट वर्किंग कैपिटल इज 400 ऑन द बुक्स, but approximately 600 would be realized if the current assets are sold in the marketplace. The K has $500 in the long-term debt, both book as well as the market value. Now we have to calculate what is the book value of the equity and what is the market value of the equity. अब इसको हमने कैलकुलेट किया है on this particular slide. सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा. The principle is कि हमारी owner's equity is the residual thing. So assets minus the liability is the owner's equity. So keeping in mind the previous data set, तो क्या है हमारे पास assets, net working capital book value is 400. Net fixed asset की book value क्या है
700. Total book value is 1,100. On the other side of the balance sheet, long-term debt book value is 500. Shareholders' equity is what? 1,100 minus 500 is 600. Both the sides are balancing with the book value of 1,100 and the 1,100. Then we are talking about the market value. Net working capital 600, net fixed asset 1,000. So the total is 1,600 market value for the assets. Long-term debt at market is 500. Therefore, the shareholders' equity is 1,600 minus 500, 1,100. And the total market value is 1,600. So the difference between the two is reflecting the increase in market value, but the book value basically is whatever has been recorded on the balance sheet. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کروں, I would like to summarize کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے فوکس کیا آن دی کارپوریشن ایز اے فارم آف دی بزنس آرگنائزیشن. اس سے پہلے ہم نے ذکر ضرور کیا تھا, ڈسکس بھی کیا تھا سول پروپرائٹرشپ اینڈ پارٹنرشپ پہ, لیکن اب ہم نے فوکس کیا ہے آن دی کارپوریشن. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہم کارپوریشن کو دیکھتے ہیں تو کارپوریشن جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹ سے لون لے سکتی ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے بات کی کہ کیا کیا اویلیبل ہے ٹو دی کارپوریشن اور کس کس قسم کی مارکیٹس میں کارپوریشن پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے فار ریزنگ کیپٹل. ہم نے بات کی پرائمری مارکیٹ کی اور سیکنڈری مارکیٹ کی. پرائمری مارکیٹ میں ہماری کارپوریشن ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیکورٹی سیل کرتی ہے اور کیش فلوز جنریٹ کرتی ہے. سیکنڈری مارکیٹ میں کارپوریشن کی سیکورٹیز جو ہیں انویسٹرز کے درمیان جو ہے وہ ہینڈ چینج کرتی ہیں, اونرشپ چینج ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹائپس آف دی سیکنڈری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایک ہمارے پاس ڈیلرز مارکیٹ ہے اور دوسری ہمارے پاس آکشن مارکیٹ ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جب ہم کسی فرم کی فائنینشیل ہیلتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنلی یوز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ایک ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ اور دوسری ہے ہمارے پاس انکم اسٹیٹمنٹ. تو آج کے لیکچر میں ہم نے صرف کور کیا بیلنس شیٹ کو. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وی ول موو ٹوورڈز دی انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے, انالائز کرتے ہوئے جن 3 ایریاز کو ہم نے کور اپ کیا وہ ہے ایک اکاؤنٹنگ لیکوڈیٹی کا. اس سلسلے میں ہم نے بات کی نیٹ ورکنگ کیپٹل کی. دوسرا تھا ہمارا ڈیٹ ورسز اکوٹی کا جو کہ کیپٹل اسٹرکچر کے بارے میں ہم نے بات کی. اینڈ فائنلی ہم نے مارکیٹ ویلیو اور بک ویلیو کے درمیان آپس میں کیا فرق ہے اور فائنینشیل مینیجر کو جو ہے وہ کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. دیٹ از آلویز دی مارکیٹ ویلیو. موسٹ آف دی ٹائم اٹ شوڈ بی دی مارکیٹ ویلیو. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کارپوریشن ہی پہ فوکس کرتے ہوئے اس کی دوسری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو کہ انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. گورنمنٹ کا رول ان دا فارم آف دی ٹیکسز بات کریں گے اینڈ دین وی ول فوکس آن دی فنڈس اور دی کیش فلوز. تو آج کے لیے ڈاکٹر طالعت کو اجازت دیجیے.